गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जैसे कि नर्सेस डे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू एवरी नर्स, है ना। तो कितना प्राउड की बात है ना कि वी हैव आवर ओन डे, आवर ओन इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस डे पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि नर्सेस डे मनाते ही क्यों है ना। मतलब क्या कुछ तो होगा ना, बैकग्राउंड हिस्ट्री भी तो कुछ होगी जिसके लिए हम नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी इज़ लेडी विद लैम्प, है ना। तो आज बेसिकली उनका बर्थडे है और इसीलिए हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं, बिकॉज शी इज़ अ पायनियर ऑफ एस्टैब्लिशिंग नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल लेवल पे। जो नर्सेस में उन्होंने एक वो बोलते हैं ना कि पहले नर्सिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी, इट वॉजंट काउंटेड इन दैट, बट नाउ इट इज़, है ना। तो जैसे जैसे हमारी थियोरीज बनी, हमारे पास एजुकेशन, मतलब एक वो होता है ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, या दैट इज़ द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जब आया तो उसके बाद से प्रोफेशनली हम बोल सकते हैं कि हाँ, नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बेसिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी, है ना। तो शी वॉज बॉर्न ऑन 12 May 1820 in Florence, Italy. Her birthday is celebrated globally as International Nurses Day in honor of her contribution to nursing. She has contributed a lot. मतलब जो समझ सकते हो, शी इज़ द फर्स्ट नर्सिंग थियरिस्ट। सोचो अभी एट प्रेजेंट ऑल्सो थियोरी बनाना, प्रपोज करना, इट्स नॉट ईजी। तो उस टाइम पे तो किसी ने सोचा ही नहीं था, है ना। तो उस हिसाब से तो मानना पड़ेगा। शी इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट नर्सिंग थियरिस्ट एंड शी पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर नर्सेस। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए उनका जो था सारा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ नर्सिंग वॉज बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जो क्रीमियन वॉर था उसमें जो सोल्जर्स, जो वुंडेड सोल्जर्स थे, उनका एनवायरनमेंट देखा कि हाउ एनवायरनमेंट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, है ना। वो सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स थे, उनका रिकवरी में एनवायरनमेंट कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है उसको देखा। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी। तो her experience in treating sick and injured soldiers during the Crimean War strongly influenced her philosophy of nursing. In 1859, Nightingale published her view on nursing care in Notes on Nursing. Her idea continued to form the basis of current nursing practice. तो देखो, एक चीज़ होती है हमने कुछ देखा, ठीक है, और उसके बाद हमें तो देख के भी ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या देखा, हमारा तो ऑब्जर्वेशंस के लिए ही बेकार है। बट फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने अपने जो प्रैक्टिस में, अपनी एक्सपीरियंस में जो देखा, उन्होंने उसके बेसिस पर पब्लिश किया नर्सिंग केयर इन नोट्स ऑन नर्सिंग, है ना। अपने नर्सिंग केयर के बेसिस पर उन्होंने पब्लिकेशन की, किसमें, नोट्स ऑन नर्सिंग नाम से, ठीक है। और उन्हीं के जो ये आइडियाज़ थे अभी भी वो कंटिन्यू है। अभी भी इन्वायरमेंट को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। और देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट वी ऑल नो कि हाँ, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होएगा तो ठीक है, रिकवरी अच्छे से होएगी, इन्फेक्शन कम होएगा। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो शी हैज़ प्रोवाइडेड द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कितना अभी एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट हम लोगों को पता होगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, बट उस टाइम पे ये सब चीज़ें करना वॉज नॉट ईजी, है। मतलब यू ऑल्सो एग्री, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ एग्रीएबल कि उस टाइम की नर्सेज, उस टाइम के नर्सिंग केयर इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है मैम ने, तो हैट्स ऑफ टू हर।
नाइटिंगेल थ्योरी से इवन बाकी थ्योरीज भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, जैसे अडेप्टेशन थ्योरी होगी हमारी, नीड थ्योरी होगी, स्ट्रेस थ्योरी होगी। ओके, तो एनवायरमेंटल थ्योरी, एज आई हैव मेनी टाइम रिपीटेड द सेम वर्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैम की थ्योरी को एनवायरमेंटल थ्योरी बोलते हैं। और इनका फाउंडेशन ही क्या था, एनवायरनमेंट के बेस पे, ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो सभी चीज़ इंक्लूड होगी। तो उसमें क्या था कि इंटर रिलेशनशिप हेल्पफुल एनवायरनमेंट का और जो हम नर्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेसिस था उनकी थ्योरी का। हेल्पफुल एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, लिविंग कंडीशंस अच्छी वाला एनवायरनमेंट, और हम क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उनका थ्योरी का बेसिस था। अब हेल्थफुल एनवायरनमेंट को उन्होंने 5 मेजर कंपोनेंट्स में बताया है, जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, सफिशिएंट वार्मथ होना चाहिए, टेम्परेचर भी तो ठीक होना चाहिए ना, कंट्रोल ऑफ इफ्लुआ होना चाहिए, एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस होना चाहिए। ओके, तो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स थे। लेट्स रिपीट 5 मेजर कंपोनेंट्स। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, सफिशिएंट वार्मथ होनी चाहिए, कंट्रोल ऑफ इफ्लुआ होना चाहिए, एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में उन्होंने जैसे एनवायरमेंटल थ्योरी दिया है, तो उन्होंने फिर एनवायरनमेंट को भी 3 सबसेक्शन में डिवाइड किया है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? Physical environment consists of physical elements where the patient is being treated, such as ventilation, warmth, cleanliness, light, noise, drainage. तो फिज़िकल एलिमेंट मतलब फिज़िकली वो जहाँ रह रहे हैं पेशेंट, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे घर हो, चाहे अगर हम कहीं भी, मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, कोई नर्सिंग होम है, कहीं भी जहाँ भी कोई पेशेंट है, इवन नॉट जस्ट पेशेंट, इवन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब जो हेल्दी है उसके लिए भी फिज़िकल एनवायरनमेंट उतना ही वैल्यू रखता है। साफ़ सुथरी जगह पे रहना, अच्छा वेंटिलेशन होना, अच्छा टेम्परेचर होना, सनलाइट का आना, क्लीनिनेस होना, साफ़ सुथरा होना, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ अच्छे से होना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। Effects of all other aspects of environment, for example cleanliness of the physical environment directly related to disease prevention and patient mortality। ठीक है, मतलब कि ये है कि अगर क्लीननेस वगैरह नहीं हो रही, हम हॉस्पिटल में ही देख लो, आईसीयू में देख लो, हैंड हाइजीन के पीछे ही देख लो, हम कितना पड़े रहते हैं कि हैंड हाइजीन कर लो। क्यों? क्योंकि हमें क्लीननेस मेंटेन करनी है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए एक से दूसरे में, है ना। तो एनवायरनमेंट का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हम पेशेंट के एनवायरनमेंट अगर 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग देखोगे तो उसमें एक ये भी है कि अगर पेशेंट के सराउंडिंग को आपने टच किया है तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है ना। तो क्लीननेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेशेंट मॉर्टेलिटी, है ना। हैंड वॉश नहीं कर रहे, इन्फेक्शन ज़्यादा फैला दिए, तो पहले ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जल्दी मर जाएगा पेशेंट, है ना। तो समझ आ रहा है कि एनवायरनमेंट का, क्लीनिनेस का कितना बड़ा रोल है पेशेंट रिकवरी में। इन्फ्लुएंस अ पर्सन साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इवन अगर देखा जाए तो फिज़िकल एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी चेंज, मतलब इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वी से, ओ यार यहाँ की तो वाइब्स बहुत अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट इस हिसाब से क्रिएट किया गया है कि आपको अच्छी वाइब आए, साइकोलॉजिकली यू शुड फील गुड, तभी तो आपको मन करेगा बार बार जाने का। वहीं अगर आपको हॉस्पिटल जाना होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेसिफिकली जाते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिसिन की स्मेल आ रही है, ओ माय गॉश इसकी वजह से मुझे तो वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, बोलते हैं ना। वहीं पर आपका
ऐसे तो हेल्थ ख़राब हो ही रही है कि वॉमिट अगर आई तो नॉजिएटेड फील हो रहा है तो आपको हेल्थ ख़राब भी लग रही है, एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो आपको लगेगा यार क्या ही दिन है मेरा, कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे। नर्सेस के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें तो रोज़ ही जाना है, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय अ नेगेटिव फिजिकल इन्वायरमेंट विच कॉज स्ट्रेस। जिसे मैंने बोला, कई लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए दे आर स्ट्रेस्ड, अरे हॉस्पिटल जाना है ना। इवन कुछ तो लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको ट्रैवलिंग से भी स्ट्रेस होता है, वी डोंट वांट टू ट्रैवल, है ना। जो पुराने ज़माने की घरेलू महिलाएं हैं, मोस्टली उनको बोलोगे ना कि यहाँ से यहाँ जाना है आपको, वो पहले ही डर जाती हैं, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करने के लिए, अगर बाहर से फिज़िकल एनवायरनमेंट नेगेटिव है, ठीक है, घर पे ही देख लेना, घर पे अगर आप बैठे हुए हो, आपका सामान फैला हुआ है, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी, ठीक है। आपका साइकोलॉजिकली आपको ये रहेगा यार ये सामान यहाँ क्यों फेंका हुआ है, यहाँ क्यों बिखरा हुआ है, इसको एटलीस्ट अलमीरा में अच्छे से रहता तो अच्छा रहता ना। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग स्ट्रेस, है ना। और ये फिज़िकली भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर वेरियस एक्टिविटीज़ टू कीप द माइंड एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल वर्क, अपीलिंग फूड एंड प्लीजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट हेल्प अ पर्सन सर्वाइव फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि अच्छा खाना, अच्छा, इवन अगर आप खाली भी बैठे हुए हो ना, तो वो भी आपके दिमाग को बहुत स्ट्रेस करता है, क्योंकि एक वो रहता है ना कि सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग रहेगा तो उसमें पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। इफ़ यू आर बिजी विथ समथिंग तो आप प्रॉपर डायरेक्शन में, खाली बैठे रहना कभी कभी के लिए तो ठीक लगता है बट नॉट ऑलवेज। जैसे कभी रिटायर्ड पीपल को देखना, मतलब जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनको देखना, उनसे बात करके देखना, आपको पता चलेगा साइकोलॉजिकली हाउ मच डिप्रेस्ड दे आर। तो इसीलिए साइकोलॉजिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना काम में बिज़ी रहो। अपीलिंग फूड होना चाहिए, प्लीजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, तो ये सारा साइकोलॉजिकली सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद द पर्सन अबाउट द पर्सन एंड अबाउट अदर पीपल। कम्युनिकेशन शुड बी थेरेप्यूटिक, सूदिंग एंड अनहरिड। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए ना, इवन अपने टॉपिक से डेविएट करके भी आपको एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट इन्होंने कम्युनिकेशन की बात की है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, है ना। अकेले तो नहीं रह सकता भाई, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब हम सोचते हैं ना कि हाँ यार हमें अकेले रहना, हम ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, अपने बारे में, किसी और के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने नर्सिंग के हिसाब से बात करेंगे, तो नर्सिंग के हिसाब से क्या होता है, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि थेरेप्यूटिक हो, आलतू फालतू की बातें तो करके आएंगे नहीं पेशेंट से, है ना। थेरेप्यूटिक हो, सूदिंग हो, और ऐसे नहीं कि हाँ जल्दी 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 बोलो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसे वाला नहीं करना। अनहरिड नहीं होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, थेरेप्यूटिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारे अराउंड लोग कैसे हैं। इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा अबाउट इलनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन, इंक्लूड सच कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट एज क्लीन एयर, वाटर एंड प्रॉपर ड्रेनेज, कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स, होम और हॉस्पिटल रूम एज वेल एज द टोटल कम्युनिटी दैट अफेक्ट्स द पेशेंट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सोशल लेवल पे कैसा होना चाहिए, ठीक है। डाटा कलेक्ट करो इलनेस का, प्रिवेंशन का, ये सब इंक्लूड होएगा इसमें, ओके। तो बेसिक इसमें यही है कि हमारा कम्युनिटी जो हमारा या पेशेंट का बोल लो जो अफेक्ट कर रहा है उसकी हेल्थ के लिए, वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो उसके अराउंड है जो कि अफेक्ट करता है उसकी हेल्थ को। अब सोशल लेवल पे भी देखा जाए तो हम सोशल लेवल पे किस उस पे है, हमारी कम्युनिटी कैसे है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हेल्थ को।
जैसे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर ऐसे फीमेल्स फीटिसाइड बहुत होता है ना, किसी के घर में फीमेल होगी तो ऐसे वाला बोलेंगे अरे यार फिर लड़की होगी तुम्हारे घर में। जिसके घर में हुई है उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाकियों को बड़ी दिक्कत होगी। अब ऐसी कम्युनिटी में अगर कोई रह रहा है, ठीक है, तो उसको खुद से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी दोबारा बेटी हो गई, लेकिन एनवायरनमेंट जो उसका कम्युनिटी है, जो जिस सोसाइटी में वो रह रही है, वो सोसाइटी ऐसी है कि वो उसको ऐसा वाला फील कराएगी कि भाई तुम्हारी दोबारा बेटी हो गई है, जैसे कि कोई बीमारी हो गई है वैसे वाला। तो ये है सोशल एनवायरनमेंट, हमारा सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी, टोटली हमारी कम्युनिटी कैसे अफेक्ट करती है पेशेंट के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को। अब ये तो मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला एग्जांपल दिया था। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर नर्सिंग थ्योरी, तो इसमें है जैसे हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट हमने बताया था, क्लीन एयर वाटर। तो हमारा सोसाइटी में अब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एक ढंग का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, नाला खुला पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो फिज़िकल एनवायरनमेंट में भी काउंट हो रहा है, वो ही हमारा सोसाइटल एनवायरनमेंट में भी काउंट हो रहा है। हमारा सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉल्यूटेड है, क्योंकि उधर नाला खुला हुआ है, सारे के सारे इन्फेक्शंस घूम रहे हैं, है ना। वाटर कैसा है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, वहाँ पर आपको एयर क्वालिटी देख लो वहाँ की कितनी बेकार है, इट विल ऑल्सो अफेक्ट, है ना। तो आप किस कम्युनिटी में हो, कहाँ, कब आप बिल्कुल रह रहे हो कि हाँ इधर बगल में ही आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऑब्वियसली आपको भी झेलना ही पड़ेगा उसका भी सब कुछ, है ना। तो आ गया सब आपका सोशल एनवायरनमेंट में। मतलब सोशल एनवायरनमेंट को आप इलेबोरेट कर सकते हो ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है नहीं इसमें कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मेटा पैराडिज्म। मेटा पैराडिज्म हम हर थ्योरी में पढ़ते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि की एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं कि थ्योरी में की एलिमेंट्स क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ ये 4 पॉइंट्स, है ना। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में मेनली क्या फोकस किया था हमारी थ्योरी में, उसके बारे में होता है ये। तो हमारे 4 की कंसेप्ट्स इसमें क्या होते हैं, पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग, ठीक है। तो लेट्स सी मैम की थ्योरीज में कैसे है। सबसे पहले पर्सन के बारे में बोला गया है, तो उसके हिसाब से बोला गया है कि मतलब अगर नाइटिंगेल मैम का व्यू देखते हैं तो उनके हिसाब से क्या है, पर्सन क्या है, पर्सन वो इंडिविजुअल है जिसको कि केयर की ज़रूरत है, ओके। तो जिसको केयर की ज़रूरत है उस इंडिविजुअल को एज अ पर्सन व्यू किया उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है पर्सन की तीनों एनवायरनमेंट्स के लिए, है ना। फिज़िकल स्टेट ही नहीं देखना, सिर्फ इमोशनल स्टेट, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी देखना है। तो हमने 3 एनवायरनमेंट पढ़ा था, तीनों स्फीयर्स में हमें देखना है कि उसकी नीड क्या है पेशेंट की, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि पेशेंट का एनवायरनमेंट वो बताएगा, वो इन्फ्लुएंस करता है कि वो पेशेंट की रिकवरी में सपोर्ट करेगा या हिंडर करेगा, ठीक है। हिंडर करेगा मतलब होता है कि बाधा बनेगा, तो वो उसको प्रमोट करेगा कि जल्दी ठीक हो जाए, या उसको जल्दी ठीक नहीं होने देगा, वो डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद है कि हेल्थ के बारे में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हेल्थ सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि जिसमें डिजीज़ नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हमने हेल्थ की WHO की हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ी है, उसमें भी कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के बारे में बोला गया, और इन्होंने भी कुछ वैसा ही बोला है कि हेल्थ सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, ये एक वो स्टेट है जहाँ पर कि कंप्लीट वेलबींग है और एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस उनकी इतनी अच्छी है, द पर्सन इज़ कम्प्लीटली वेल एंड दैट वेलनेस इज़ सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। ये उन्होंने हेल्थ के बारे में बोला है। नर्स हेल्प करती है हेल्थ
के लिए, हेल्थ का प्रमोशन को कैसे हेल्प कर रही है? बाय मेंटेनिंग द गुड एनवायरनमेंट, ठीक है। हेल्थफुल एनवायरनमेंट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो हेल्थफुल एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, तो हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ के लिए, ठीक। फिर नर्सिंग के बारे में, तो उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू देम, सी उनका ना मेटा पैराडिज्म बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो लोगों ने, जिन्होंने भी पढ़ा है, वो अपने हिसाब से ऐसे वाला समझा है और उसी हिसाब से मेटा पैराडिज्म लिखा है। उन्होंने बहुत क्लियरली ऐसे नहीं लिखा कि इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। तो नाइटिंगेल ने बिलीव किया था कि नर्सिंग इज़ एन आर्ट है, obviously nursing is an art and science according to ma'am that involves manipulating the environment to help body recover from illness। इसका मतलब ये है कि ये आर्ट एंड साइंस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब चेंजेस कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में, जिससे कि हम हेल्प कर सके पेशेंट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको पेशेंट का एनवायरनमेंट इतना अच्छा दे रहे हैं, हेल्पफुल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जिसमें कि अगर वो इल भी है तो उसकी रिकवरी जल्दी हो। ये काम किसका है? नर्सेस का, अकॉर्डिंग टू मैम। तो नर्सेस ऑब्जर्व्स पेशेंट, इंश्योर द एनवायरनमेंट इज सपोर्टिव एंड केयर ऑफ द पेशेंट फिजिकल एंड इमोशनल नीड, अल्टीमेटली असिस्टिंग द बॉडी इन इट्स रिकवरी प्रोसेस। तो नर्सेस क्या करती है? पेशेंट ऑब्जर्व करती है, अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देती हैं, फिज़िकल और इमोशनल नीड को भी एड्रेस करती है पेशेंट की, और अल्टीमेटली बॉडी को रिकवरी प्रोसेस में लेकर आएंगी, रिकवर करने के लिए, है ना। तो ये था नर्सिंग के बारे में। लास्ट हमारी समरी आती है। समरी में यही चीज़ें हैं कि मेन फोकस क्या था? मेन फोकस वॉज ऑन एनवायरनमेंट। 3 टाइप के एनवायरनमेंट बताए थे, 3 टाइप के एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमारा हेल्थफुल एनवायरनमेंट जो बताया था, उसमें भी 5 पॉइंट्स थे, वो याद रख लेना। और लास्ट में मेटा पैराडिज्म लिखने होते हैं। तो अगर आप MSc लेवल पे भी लिख रहे हो तो आपको बेसिक ये रहता है कि आपके पास अच्छी हेडिंग्स होनी चाहिए और इलेबोरेट करना है कंटेंट को। तो मेन बेसिक जो मैंने समरी में बताया है, यही चीज़ें अच्छे से याद कर लेना, इलेबोरेट अपने हिसाब से कर लेना, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर MSc। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।